नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समिति। इसको अंग्रेजी में एसोसिएशन कहा जाता है। बच्चों, समाजशास्त्र के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई समूह है। कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समूहों का विज्ञान कहा है। समाज में समूह के कई प्रकार हो सकते हैं। समिति को समझने के संदर्भ में हम यहाँ पर कूले तथा उनके समर्थकों द्वारा बताए गए प्राथमिक और द्वितीयक समूह पर संक्षिप्त में चर्चा भी करेंगे। बच्चों, आदिम समाजों तथा ग्रामीण समाजों में प्राथमिक समूहों के प्रकार अधिक होते हैं। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह आदि। व्यक्ति इन समूहों का सदस्य जन्म के द्वारा बनता है, लेकिन कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति उनका सदस्य चाहे तो बने और नहीं चाहे तो नहीं बने। इन समूहों को डेविस तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने द्वितीयक समूह की संज्ञा दी है, और नगरों में ऐसे समूहों की संख्या अधिक होती है और यह संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो इन संगठनों को समाप्त कर दिया जाता है, और समाजशास्त्र में ऐसे समूह या संगठनों को समिति या संघ कहा जाता है। बच्चों, मैकाइवर और पेज ने अपने विश्वविख्यात कृति अर्थात इनकी पुस्तक सोसाइटी में निम्न उदाहरण देकर समिति की विवेचना की है, और इनका यहाँ तक कहना है कि व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति 3 प्रकार से कर सकता है, जो कि इस प्रकार से। पहला बिंदु है अकेला रहकर। इसके अंतर्गत अकेला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसी की न तो मदद करता है और न ही किसी से मदद लेता है। मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण इस विधि को अधिक समय तक नहीं अपना सकता है। दूसरा बिंदु है संघर्ष द्वारा। बच्चों, परस्पर संघर्ष द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं को छीनकर, लूटकर, चोरी करके या झपट कर करना। जब सभी ऐसा करने को ठान लेंगे तो कौन किससे क्या छीनेगा, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं भी होगा। ऐसी स्थिति में यह तरीका भी व्यावहारिक नहीं होगा। तीसरा बिंदु है सहकारी आधार। इसके अंतर्गत सहकारी विधि से व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का सहयोग प्राप्त करता है तथा दूसरों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करता है। यह विधि स्वतः आकस्मिक या योजनाबद्ध कोई सी भी हो सकती है, और यह तीसरा तरीका व्यावहारिक, स्थायी तथा मानव स्वभाव के अनुरूप है। इसमें अनेक व्यक्ति मिलकर एक संगठन बनाकर उद्देश्यों की पूर्ति सहयोग करके कर सकते हैं। इस प्रकार के संगठन को समिति कहते हैं। इसके पश्चात अब हम समिति की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के अनुसार वो कहते हैं, हम समिति को
ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित अथवा हितों के समूह की सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित होता है। इन्होंने समिति को मूर्त बताया है। मनुष्यों का यह संगठित समूह है। यह संगठन किसी एक उद्देश्य अथवा अनेक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। समिति एक संगठन के रूप में होती है और यह संगठन सामान्य रूप से समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा है ओकबर्न और नीमकोफ के अनुसार। वह कहते हैं कि समिति एक ऐसा संगठन है जो कि सामान्यतया विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों को विशिष्ट अथवा सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। तीसरा समाजशास्त्र है फेयरचाइल्ड के अनुसार। समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसकी स्थापना सामान्य लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। इसके स्वयं के कार्यकर्ता और आत्मनिर्भर प्रशासकीय संरचना होती है। चौथे समाजशास्त्री है गिन्सबर्ग के अनुसार। समिति ऐसे व्यक्तियों से बनी होती है जो किसी विशेष कार्य अथवा कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। और अगला समाजशास्त्री है बोगार्डर्स के अनुसार। समिति सामान्यतया लोगों द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करना है। इस प्रकार बच्चों उपरियुक्त समाजशास्त्रियों ने समिति की परिभाषाओं में अनेक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार समिति मनुष्यों का एक विशिष्ट संगठन है जो कि योजनाबद्ध विधि से किसी एक अथवा अनेक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे मजदूर संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल आदि इसके उदाहरण हैं। और समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ सहयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके बाद अब हम समिति की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समिति का सबसे पहला बिंदु है मनुष्यों का समूह। मैकाइवर और पेज ने समिति की परिभाषा में कहा है कि यह एक संगठित समूह है और व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्यों के हम समिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे समिति कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्तियों के बिना समिति नहीं और समिति के बिना व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों या हितों की पूर्ति संभव नहीं होती है। इस प्रकार समिति में मनुष्यों का होना परम आवश्यक होता है। दूसरा बिंदु है सहयोग की भावना। बच्चों, मैकाइवर और पेज ने उदाहरण देकर यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संभावित 3 तरीकों अकेला रहकर, छीनकर और सहयोग करके कर सकता है। तीसरा और अंतिम तरीका सहयोग ही व्यावहारिक और उपयुक्त है। उसके द्वारा ही समिति बनती है। समिति के निर्माण का आधार ही सहयोग की भावना है। कई व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से समान हितों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। समिति के सदस्य परस्पर तब तक सहयोग करते हैं जब तक उनके हित पूर्ण होते हैं। जब सदस्य सहयोग करना बंद कर देते हैं तब समिति भी बिखर जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है और सहयोग की भावना समिति की अत्यंत ही आवश्यक विशेषता होती है। तीसरी विशेषता है समान उद्देश्य। बच्चों, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से पारस्परिक संबंध तब स्थापित करता है
जब उनके परस्पर उद्देश्य समान होते हैं। दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करके स्थापित करते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। एक समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। समान उद्देश्य ही व्यक्तियों को परस्पर संपर्क में लाने के लिए बाध्य करते हैं। समिति का आधार व्यक्तियों का समान उद्देश्य है और उद्देश्यहीन समूह को हम समिति नहीं कह सकते। इस प्रकार प्रत्येक समिति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। चौथी विशेषता है संगठन। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, समाज में लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित दो तत्व या विशेषताएं महत्वपूर्ण होती है, संगठन और कार्य प्रणालियां। समिति संगठन है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं तथा संगठित होकर अपने स्वार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और गिन्सबर्ग ने लिखा है कि समिति मनुष्यों से बनी होती है जो कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होती है, और संगठनात्मक लक्षण ही समिति को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करता है। समिति की सफलता संगठन पर निर्भर करती है। पांचवा बिंदु है मूर्तता। बच्चों, समिति मनुष्यों का संगठित समूह होती है जिसका प्रत्यक्ष रूप होता है, उसे देखा जा सकता है। व्यक्ति उसके सदस्य बनते हैं और इच्छा होने तक उसके सदस्य बने रहते हैं तथा उद्देश्यों की पूर्ति के बाद सदस्यता त्याग देते हैं। समिति मनुष्यों का समूह है और यह एक संगठन है, यह अमूर्त नहीं होती है। छठी विशेषता है अस्थायी प्रकृति। बच्चों, समिति का स्वभाव सामान्यतया स्थायी नहीं होता है। अनेक व्यक्ति समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब तक समिति उनके हितों की रक्षा करती है तब तक वह बनी रहती है, और जब समिति अपने स्वार्थों का पूरा नहीं करती है तब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, उसकी सदस्यता ने त्याग पत्र दे देते हैं। इसलिए समिति की प्रकृति को समाजशास्त्रियों ने अस्थायी बताया है, और अक्सर यह भी देखने में आता है कि समिति वर्षों तक अपने सदस्यों के हितों की रक्षा तथा पूर्ति करती है, परंतु उसकी प्रकृति अस्थिर ही होती है। सातवीं विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। समिति निश्चित और विशिष्ट उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बनाई जाती है। समिति के वे लोग सदस्य बनते हैं जिनके हित इसके द्वारा पूर्ण होते हैं। समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, जैसे परिवार या समुदाय की होती है। समिति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। वह चाहे तब उसका सदस्य बन सकता है तथा जब चाहे सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। यह सब समिति के नियमों के अनुसार करना होता है, और सामान्यतः व्यक्ति समिति का सदस्य स्वयं के स्वार्थ या हितों की पूर्ति के लिए बनता है तथा स्वार्थ पूर्ति के बाद सदस्यता छोड़ देता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं होती है। आठवां बिंदु है स्थापना। समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं। एक वे जिनकी उत्पत्ति स्वतः होती है, जैसे समाज, समुदाय, परिवार, कस्बा आदि। दूसरे वे संगठन जिनकी स्थापना योजनाबद्ध विधि से निश्चित लक्ष्य के लिए की जाती है। समिति समाज के संगठन का दूसरा प्रकार है, जबकि कुछ व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना या निर्माण करते हैं। समिति का विकास स्वतः नहीं होता है, और यही कारण है कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। लोग समिति के कार्य, नियम, उद्देश्य आदि निश्चित करके समिति की स्थापना करते हैं तथा घोषणा करते हैं। समिति मनुष्य द्वारा स्थापित की जाती है। नवीं विशेषता है
साधन। बच्चों, मानव अपना जीवन यापन समाज में करता है। उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है जिन्हें वह समाज में रहकर ही पूरी करता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समाज के सदस्यों से संबंध स्थापित करता है और उसके दो प्रमुख कारण या आधार हो सकते हैं। पहला लक्ष्य और दूसरा साधन। समिति लक्ष्य नहीं है। समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित होकर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। समाज में साधन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए समिति मनुष्यों का ऐसा संगठनात्मक साधन है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। 10वां बिंदु है नियम। इट मीन्स रूल्स। बच्चों, समिति एक संगठन है जिसकी स्थापना नियमानुसार की जाती है। समिति निश्चित कार्य प्रणालियों के अंतर्गत सदस्यों के हितों की रक्षा करती है। समिति की कुछ शर्तें होती है। समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जो उसकी न्यूनतम योग्यता नियमानुसार पूरी करते हैं। जो उन नियमों का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। समिति की अनेक प्रमुख विशेषताओं में एक उसके नियम है। समिति नियमों पर आधारित होती है। नियम नहीं तो समिति नहीं। इस प्रकार समिति के संगठन, व्यवस्था और निरंतरता के लिए नियमों का होना भी यहाँ पर आवश्यक कहलाता है। इसके बाद बच्चों, हम आपको समिति के कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे परिवार एक समिति के रूप में। बच्चों, मैकाइवर और पेज ने समिति और समुदाय के संदर्भ में परिवार की विवेचना की है। इनके अनुसार अत्यंत ग्रामीण समाजों में परिवार में समुदाय के कई गुण होते हैं। अनेक सामाजिक मानव शास्त्रियों तथा ग्रामीण समाज शास्त्रियों का भी यही विचार है कि बड़े आकार के परिवार जनजातियों तथा ग्रामीण समाजों में समुदाय ही होते हैं। लोग संपूर्ण जीवन परिवार में व्यतीत कर देते हैं। परिवार ग्रामीण वासियों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक आदि जीवन के कार्य पूर्ण रूप से करता है। लेकिन बच्चों, आधुनिक समाजों तथा महानगरीय समाजों में परिवार एक समिति में परिवर्तित हो जाता है। इन समाजों में परिवार परंपरागत संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में परिवर्तित होकर एक समिति मात्र बन जाता है। इसकी विशेषताएं समुदाय की न रहकर समिति की हो जाती है और परिवार के कार्य, लक्ष्य, हित, उद्देश्य आदि सीमित और विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे समाज परंपरागत से आधुनिकीकरण की ओर परिवर्तित होता है, श्रम का विभाजन बढ़ता जाता है और परिवार के परंपरागत कार्य समितियों को हस्तांतरित होते जाते हैं तथा परिवार समुदाय से समिति बनता जाता है। बच्चों, दूसरा उदाहरण है राज्य एक समिति के रूप में। बच्चों, राज्य एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो समाज के अन्य संगठनों से वृहद है, अर्थात बड़ा है। राज्य एक राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी है। हमें समिति और समुदाय की विशेषताओं के आधार पर परीक्षण करके निष्कर्ष निकालना होगा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या राज्य एक समिति है। समिति का निर्माण तथा स्थापना लोग निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं और राज्य की स्थापना तथा निर्माण भी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा किया जाता है। राज्य मनुष्यों का समूह है। राज्य मूर्त है। राज्य व्यक्तियों का संगठन है। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसका दायरा व्यापक है। सामान्यतया समिति का दायरा लघु होता है और किंग्सले डेविस ने इसलिए राज्य को महासमिति कहा है। बच्चों, व्यक्ति राज्य का सदस्य होता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है।
राज्य की सदस्यता सामान्यतया जन्म पर आधारित होती है तथा अनिवार्य होती है। राज्य का अस्तित्व दीर्घकालीन होता है और समितियां अपवाद रूप में या बहुत कम समितियां ऐसी होती है जो दीर्घकालीन होती है। राज्य उनमें से एक ऐसी ही समिति है, ऐसा मैकाइवर और पेज का कहना है। इन्होंने अपनी कृति अर्थात पुस्तक में समाज में लिखा है कि राज्य सामाजिक संगठन का एक रूप है और धार्मिक या व्यापारिक संगठन अथवा गोष्ठी की तरह ही एक समिति है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य और समुदाय का अंतर समझने में अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं। राज्य समुदाय की तरह स्वतः विकसित नहीं होता है और राज्य एक ऐसी समिति है जो समुदाय पर भी नियंत्रण रखती है। राज्य समुदाय की तरह सामान्य जीवन का तरीका नहीं है। राज्य केवल राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, समुदाय की तरह अपने आप में साध्य नहीं है। राज्य समिति की तरह निश्चित लक्ष्यों या हितों की पूर्ति करने का साधन है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने समिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया और आपको समझाया। धन्यवाद।